हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोट्रिक्स। इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन के बारे में। इस पूरे चैप्टर को हम जो है वो 2 पार्ट्स में बांट करके पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम लोग सेल डिवीजन और सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होता क्या है। तो डीएनए का अगर फुल फॉर्म के बारे में अगर आप बात करोगे तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन and the unit of DNA is nucleotide. Nucleotide is made up of 3 components. The first one is nitrogenous base, pentose sugar, and the last one is phosphate. Nitrogenous base और sugar मिलकर के बनाता है nucleoside. So, nucleotide is equal to nucleoside plus phosphate. So, अभी हम जो है बात करने जा रहे हैं 1 by 1 स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं नाइट्रोजनस बेसेस के बारे में। होते क्या है ये? These are हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं। हेटेरोसाइक्लिक रिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई रिंग इस तरीके से है जिसमें सभी जो कॉर्नर्स हैं, जो कार्बन है ना, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे हर तरफ अगर कार्बन है तो ये साइकिल जो है वो हमारी हेटेरोसाइक्लिक नहीं है, होमोसाइक्लिक होगी। लेकिन अगर यहाँ पे किसी भी एक कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे कार्बन की बजाय क्या हो जाए, नाइट्रोजन, तो ये साइकिल क्या हो जाएगी, हमारी हेटेरोसाइकिल। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में, तो नाइट्रोजनस बेस क्या है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस 2 तरीके से हो जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्यूरीन और दूसरे को बोलते हैं क्या, पाइरिमिडीन। प्यूरीन जो है वो हमारा डबल रिंग होता है यहाँ पे, और यहाँ पे पाइरिमिडीन के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको सिंगल रिंग देखने को मिलती है। प्यूरीन के बारे में अगर आप बात करोगे तो इसके फर्स्ट, थर्ड, 7th और 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। और अगर पाइरिमिडीन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पे हमको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। फर्दर प्यूरीन को हमने जो है वो क्लासिफाई करके रखा है एडेनिन और ग्वानिन में। तो ये हमारा है प्यूरीन। और साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, पैरिमिडीन। साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये जो यूरेसिल है ये हमारा डीएनए में नहीं प्रेजेंट होता, ये हमारा प्रेजेंट होता है आरएनए में थाइमीन के पोजीशन पे। अगर हम यूरेसिल और थाइमीन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो कार्बन नंबर है, ठीक है, 5th कार्बन नंबर होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th। तो इस 5th कार्बन पोजीशन पे आपको मिथाइल ग्रुप देखने को मिलता है। और यूरेसिल में देखोगे तो यहाँ पे कोई भी मेथिल ग्रुप देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए थाइमीन को हम लोग बोल सकते हैं क्या, 5 मेथाइल यूरेसिल। ठीक, आगे बात करते हैं हम शुगर के बारे में। ठीक है, तो डीएनए में जो शुगर मिलता है वो 5 कार्बन शुगर होता है, और 5 कार्बन होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं पेंटोज शुगर। अगर पेंटोज शुगर के बारे में हम बात करते हैं तो 2 तरीके का पेंटोज शुगर हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर और दूसरा पढ़ते हैं क्या, राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर का जो फॉर्मूला है दैट इज C5H10O4 एंड द राइबोज शुगर इज C5H10O5। अगर आप देखोगे दोनों शुगर को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक कार्बन कम है ऑक्सीजन, और इसीलिए इसको बोल रहे हैं क्या, डीऑक्सी। अगर इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर आप देखोगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम कुछ बातों को ध्यान से देखते हैं। सो यहाँ पे दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड द 5th कार्बन। यहाँ पे अगर आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि नंबर ऑफ कार्बन अगर आप काउंट करोगे तो कार्बन जो है वो 5 है,
हाइड्रोजन जो है वो 10 है और ऑक्सीजन जो है वो भी आपके 5 है। तो ये जो शुगर है ये कौन सी शुगर हो जाती है? राइबोस। और राइबोस शुगर जो है वो देखने को मिलती है कहाँ पे? आरएनए में। सेकेंड जो शुगर आप देख रहे हो यहाँ पे भी कार्बन के नंबर्स को हम काउंट करते हैं। यहाँ पे हमको कार्बन जो है वो 5 है, हाइड्रोजन जो है वो 10 है और ऑक्सीजन जो है वो 4 है। सेकेंड पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन ही देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है और इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या? डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो ये जो शुगर है ये कौन सी हो गया? डीऑक्सी राइबोस शुगर। तीसरा जो कंपोनेंट है, तीसरे कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। और ये फॉस्फेट ग्रुप हमको मिलता किससे? ये मिलता है हमको फॉस्फोरिक एसिड से, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी, चूंकि ये एसिड है और एसिड का मतलब है कि H+ डोनर, तो ये एसिड है, H+ डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो सेंट्रल में फॉस्फेट, ये OH OH और यहाँ पे भी OH। हाइड्रोजन डोनेट जब ये कर देगा तो यही बना देगा क्या? हमारा फॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में अगर हम बात करते हैं तो दिस इज पेंटोज शुगर। यहाँ पे हम देख रहे हैं पेंटोज शुगर और ये पेंटोज शुगर जो है वो कौन सी है? इस बार हमारे पास है डीऑक्सी राइबोस शुगर। इसका जो नंबर ऑफ कार्बन्स है उसकी लेबलिंग करते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये रहा फिफ्थ कार्बन। तो इसके फर्स्ट कार्बन पे जो है वो अटैच होता है क्या? नाइट्रोजनस बेस। और अगर ये नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन है तो ये 9th पोजीशन का जो नाइट्रोजन है वो बाइंड करेगा। और यहाँ पे अगर ये पायरिमिडीन है तो इसका जो फर्स्ट नाइट्रोजन है वो क्या करेगा? बाइंड करेगा। जब ये बाइंड कर लेगा यहाँ पे, तो बाइंड करेगा तो क्या बनेगा? बॉन्ड बन जाएगा, है ना। और जब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो ये जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे क्या? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट अगर आप बात करोगे फिफ्थ कार्बन पे तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पे आता है। और यहाँ पे जब ये आता है तो क्या होता है? यहाँ से OH और यहाँ से H, ये क्या होता है? यहाँ से वाटर जो है वो लॉस होगा और वाटर लॉस होने के साथ ही साथ अब यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन और ये, तो इस तरीके से अब ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चेन इलॉन्गेशन के बारे में, ठीक है। चेन इलॉन्गेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दिस वन इज अ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड और ये हमारा क्या है? सेकंड न्यूक्लियोटाइड। तो चेन इलॉन्गेशन की जो कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन के बारे में अगर आप बात करोगे तो कंडीशन क्या है कि 3 कार्बन पर, ठीक है, क्या चाहिए हमको? फ्री OH ग्रुप चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लेबलिंग करोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ पे आपको OH ग्रुप मिल रहा है और ये OH इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड कैसे बनाएगा? यहाँ से OH और यहाँ से H। तो जब ये निकल जाएगा, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे खाली हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये अब इसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, ये बॉन्ड कौन सा है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है ये कौन सा बॉन्ड है? आपका फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो एक इस तरीके से बॉन्ड आपको दिखेगा और एक इस तरीके से आपको बॉन्ड दिखेगा। तो यहाँ पे फॉस्फो ईस्टर कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। यहाँ पे 2 इंटू फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बन रहा है। तो इसी को आप बोलते हो क्या? फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हो बेटा? फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे जो सेकंड न्यूक्लियोसाइड है इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसका जो थर्ड OH है, थर्ड कार्बन है, इस पर आपको क्या मिल रहा है? OH। ये क्या है? फ्री। और ये जो फिफ्थ कार्बन है इस पर अगर आप देखोगे तो इस पर आपको क्या मिल रहा है? फॉस्फेट। और ये फॉस्फेट कैसा है? फ्री। तो
तो अगर इसको एक लाइन के फॉर्म में दिखाओगे, ऐसे n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो अगर ऐड होते चले जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको जो मिलेगा, फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के पास जो है वो क्या होगा, 5 प्राइम पे फ्री फॉस्फेट मिलेगा, और यहाँ पे जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप मिलेगा। तो जब चेन के डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम इसको डिनोट करते हैं क्या, 5 प्राइम टू 3। सो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। इसके आगे जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ DNA, तो स्ट्रक्चर ऑफ DNA के बारे में जब हम बात करते हैं तो DNA का स्ट्रक्चर जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर 2 स्ट्रैंड होती हैं। कितनी स्ट्रैंड होती हैं, 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। जो 2 स्ट्रैंड हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, ये क्या होती हैं, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब कि अगर एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो जो दूसरी स्ट्रैंड है उसका डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम देखने को मिलेगा। तो लेट सपोज यहाँ पे जो एक स्ट्रैंड है, इसके डायरेक्शन के बारे में बात करोगे, तो अगर एक स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो DNA के डायमीटर के बारे में, ठीक है, तो DNA का जो डायमीटर होता है दैट इज ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम। सो दिस डिस्टेंस ऑफ DNA इज 20 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे पिच के बारे में, ठीक, सो दिस इज अ पिच। पिच के बारे में अगर आप बात करोगे तो इट इज 1 कंप्लीट टर्न, ठीक है, एक टर्न को आप क्या बोलते हो, पिच बोलते हो। और यहाँ पे अगर आप बात करते हो नंबर ऑफ बेस पेयर की, तो दैट इज 10 बेस पेयर। और इसका जो डिस्टेंस है उसके बारे में अगर आप बात करोगे तो इसका जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम। सो डिस्टेंस के बारे में बात करोगे, 2 consecutive सो वो कितना हो जाएगा, 34/10 एंड विच इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे, ये जो पूरा लेंथ है जिसको कि हम पिच बोल रहे हैं, इसका पूरा जो लेंथ है वो कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम, और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो DNA का जो स्ट्रैंड है वो कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, एंटी पैरेलल है, डायमीटर कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम है। और अगर एंगल देखोगे, कितना एंगल 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच में जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 1 टर्न में, ठीक, तो 1 टर्न में एंगल कितना बन रहा है, 360 डिग्री, ठीक। और पिच में अगर आप बात करोगे नंबर ऑफ बेस पेयर, तो वो कितने हैं, 10 बेस पेयर। तो एक बेस पेयर जो है उसका जो टर्न है वो कितने एंगल का हो जाएगा, 360/10, तो दैट इज 36 डिग्री। तो ये जो टर्न है, ये टर्न कितने का हो जाएगा, 36 डिग्री का टर्न होगा, ठीक। यहाँ पे जब आप बात करते हो ये ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, इसको आप बोलोगे मेजर ग्रुप, और यहाँ पे आप इसको जो देखोगे दैट इज माइनर ग्रुप। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। तो क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन है। तो DNA क्रोमोसोम विजिबल कब होता है, इट इज विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। स्पेशली अगर आप बात करोगे तो क्लियरली जो विजिबल होता है वो मेटाफेज में होता है। क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी है वो वेल्डर फ्लेमिंग करते हैं 1882 में, किसमें, डिवाइडिंग सेल ऑफ लार्वा ऑफ सैलामेंडर। क्रोमोसोम्स के बारे में जब आप बात करते हो तो वहाँ पे आपको पढ़ना होता है क्रोमोसोमल पैकेजिंग, किस तरीके से क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमोसोमल पैकेजिंग के लिए हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, DNA होता है, और DNA के साथ क्या होता है, हिस्टोन होता है। हिस्टोन में आपको H2A, H2B, H3 और H4 देखने को मिलते हैं, और इन सब की 2 यूनिट देखने को मिलती है। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 8। और यहाँ पे ये बनाते हैं क्या, हिस्टोन ऑक्टामर। ये 8 है और ये बनाते हैं क्या,
हिस्टोन, ऑक्टा, वन। और इसके चारों ओर डीएनए जो है वो क्या होता है, क्वाइल होता है। कितना क्वाइल होता है, दैट इज मोर देन 1.5 टर्म, बट इट इज नॉट मोर देन 2 टर्म। ठीक, सो कंप्लीटली अगर हम बात करते हैं कितना टर्न लेता है, दैट इज 1.65 टर्न्स जो है वो लेता है। कंप्लीट 2 टर्न्स यहाँ पे नहीं होते। तो जब हम न्यूक्लियोसोम को देखते हैं, है ना, तो न्यूक्लियोसोम दिखता कैसे है, बेस्ड ऑन अ स्ट्रिंग एरे, है ना। और न्यूक्लियोसोम फिर कंडेंस होगा, है ना। न्यूक्लियोसोम फिर क्या होगा, ये कंडेंस होंगे और 6 न्यूक्लियोसोम जब आएगा तो ये बनाता है क्या, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड फिर कंडेंस होगा तो बनता है क्या, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन जब कंडेंस होगा तो बनाता है क्या, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप बात करोगे तो क्रोमोसोम बनता कैसे, इसको अगर आप समझोगे, लेट सपोज दिस इज अ क्रोमैटिन। ये क्या है, हमारा क्रोमैटिन है। और ये क्रोमैटिन किस फेज में है, G1 फेज में है। जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे तो इसको हम डिस्कस करेंगे। जब ये क्रोमैटिन जाता है एस फेज से होते हुए G2 फेज में, तो यहाँ पर क्या होता है कि डीएनए रिप्लिकेशन होता है। ठीक है, S2 फेज में क्या होता है, यहाँ पर डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है। तो डीएनए रिप्लिकेशन में क्या होता है कि डीएनए डबल हो जाता है, बट नंबर ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमैटिन इज स्टिल 1। क्यों 1 है, क्योंकि दोनों जो क्रोमैटिन है वो आपस में क्या है, ट्विस्टेड है। और इसलिए जब काउंटिंग होती है तो ये कितने दिखते हैं, 1। जब यही जाता है कहाँ पे, मेटाफेज में, तो ये कंडेंस होगा और कंडेंस होकर ये क्या फॉर्म करेगा, क्रोमोसोम। तो जहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होगा, जब ये कंडेंस होंगे तो क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्शंस। और ये प्राइमरी जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, इन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस को आप बोलोगे क्या, सेंट्रोमियर। क्या बोलोगे, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के साथ एक प्रोटीन होती है जिसे बोलते हो आप काइनेटोकोर। और ये काइनेटोकोर कैसी होती है, डिस्क से। कैसी होती है, डिस्क शेप। क्रोमोसोम्स के 2 आर्म होते हैं, इनको आप क्या बोलते हो, क्रोमैटिड्स बोलते हो। चूंकि ये दोनों एक ही क्रोमोसोम्स के पार्ट हैं, इसलिए ये दोनों क्या कहलाती हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे जहाँ पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उससे अगर आप देखोगे तो क्रोमोसोम के 2 आर्म होते हैं। एक आर्म को आप बोलते हो क्या, पी आर, और दूसरे को बोलते हो क्या, क्यू आर। पी आर्म जो है वो स्मॉलर आर्म होती है, छोटी जो होती है, और क्यू आर्म जो है वो लार्जर आर्म को हम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये क्रोमोसोम का टाइप किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक, तो अगर सेंट्रोमियर जो है वो कहाँ पे बेटा, मिडिल पोजीशन पे, तो इट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर जो है वो कहाँ पे है, सब मेटासेंट्रिक पे, सब मेटासेंट्रिक पोजीशन, तो इसको क्या बोलोगे, सब मेटासेंट्रिक, या फिर थोड़ा सा अबव टू द मिडिल पोजीशन। ठीक है, हम बोल सकते हैं इसको क्या, अबव टू द मिडिल पोजीशन। ठीक, एंड द नेक्स्ट इज एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक जो है वो सब टीलोमिक पोजीशन होता है, एकदम लास्ट में नहीं है, बट उससे थोड़ा सा पहले। एंड यहाँ पे टीलोम का जो मतलब होता है वो क्या होता है, एंड। तो अगर सेंट्रोमियर जो है वो एंड पे है तो इसे बोलोगे क्या, टीलोसेंट्रिक। जब आप इनको मेटाफेज में देखते हो तो ये आपको आई शेप का दिखेगा, ये आपको जे शेप का दिखेगा, ये आपको एल शेप का दिखेगा, और ये आपको वी शेप का दिखेगा। मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम है, इसमें ये आर्म जो है और ये आर्म दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्यू आर्म, दोनों आर्म क्या है यहाँ पे, इक्वल। यहाँ पे एक आर्म जो है वो शॉर्ट होगी और दूसरी आर्म जो है वो क्या होगी, लॉन्ग होगी। तो इस तरीके से हम जो है वो क्रोमोसोम्स के टाइप के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, जिसे हम बोलते हैं क्या, डीएनए रिप्लिकेशन। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं डीएनए रिप्लिकेशन है क्या, तो इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम पेरेंटल डीएनए। डीएनए रिप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसा होता है, ये प्रोसेस होता है सेमी कंजर्वेटिव। ठीक, सेमी कंजर्वेटिव क्यों, क्योंकि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक यहाँ पे आपको ओल्ड स्ट्रैंड मिलेगी और एक जो है वो क्या होगी, न्यू स्ट्रैंड होगी। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो ये डीएनए है, और ये दोनों जो स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड कैसी हैं,
पैरेंटल स्ट्रैंड है, और यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड है ये क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड है। ये दोनों स्ट्रैंड क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो डीएनए का जब फॉर्मेशन होता है, डीएनए जब रिप्लिकेशन होता है, तो वहाँ पे दो स्ट्रैंड्स बनती है। एक स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यू बनती है, और जो कंटिन्यू बनती है उसे क्या बोलते हो, लीडिंग, और जो रुक रुक के बनती है डिसकंटिन्यूअस, उसको क्या बोलते हो, लैगिंग। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान दो, जो डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस है, ठीक, डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और जिस स्ट्रैंड पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड सिंथेसिस होगी उसे क्या बोलोगे, लीडिंग, और इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी उसे क्या बोलोगे, लैगिंग। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं डीएनए सेमी कंजर्वेटिव के साथ साथ क्या है, सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। इसी को एक्सपेरिमेंटली कौन प्रूव करते हैं, मिचेल्सन एंड स्टाल। तो मिचेल्सन एंड स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट किस पे है, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक, तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इन्होंने प्रूव कैसे किया, इन्होंने लिया इकोलाई, और इस इकोलाई को इन्होंने कल्चर किया NH4Cl मीडियम लेकर के, और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन इन्होंने कौन से लेकर के रखा था, हैवी नाइट्रोजन। ठीक है, हैवी नाइट्रोजन मतलब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इसको हम डिनोट करेंगे N15 से। ठीक, तो जब इन्होंने कई जनरेशन्स तक, है ना, कल्चर किया, कब, मेनी जनरेशन्स, तो सभी जो डीएनए थे उनके स्ट्रैंड्स पे क्या आ गया, N15। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये जो जी नॉट है इसके पास भी क्या है, N15, और इसके पास भी क्या है बेटा, N15। और इसके बाद जब इन्होंने इसको कल्चर करना शुरू किया NH4Cl, और अब यहाँ पे जो N है वो कौन सा है, लाइट नाइट्रोजन, दैट इज N14। तो जब इन्होंने कल्चर करना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो जी नॉट है ये क्या है अभी, N15, और ये क्या हो गया, N14, ये भी क्या है, N15, और ये भी क्या है, N14। जब सेकेंड टाइम इन्होंने कल्चर किया तो यहाँ पे क्या आया, N15, N14, यहाँ पे क्या है, N14, N14। सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिला। अब चूंकि डीएनए जो है उसको ऐसे देख नहीं सकते, तो इसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको देखने के लिए उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। डीएनए को टेस्ट ट्यूब में लिया, और टेस्ट ट्यूब में लेकर के उन्होंने क्या किया, डीएनए को जब सेंट्रीफ्यूज किया तो उन्होंने क्या पाया कि इनको दो स्ट्रैंड मिले। एक तो बॉटम में मिला, ठीक, जो बॉटम में मिला ये कौन सा था, N15, N15, और ये कौन सा था, ये था N15 और N14। तो जब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक, तो इनको ये रिजल्ट मिला। और सेंट्रीफ्यूज करने के लिए उन्होंने सीजियम क्लोराइड CaCl2 का ग्रेडियंट बनाया, ठीक, और फिर जब इसका इन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया तो इन्हें क्या मिला, इसको भी जब सेंट्रीफ्यूज किया इन्होंने तो इनको जो रिजल्ट मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में इनको जो है क्या मिलता है, यहाँ पे आप देखोगे ये जो डीएनए था वो कौन सा था, N15, N14, और यहाँ पे जो डीएनए इनको मिला है वो कौन सा है, N14 और N14। तो ये वाला जो डीएनए है इसको हम बोलते हैं क्या, हाइब्रिड डीएनए, इसको बोलते हैं क्या, लाइट डीएनए, और ये जो N15 है इसको बोलते हैं हम लोग हैवी डीएनए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।